नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्र को संबोधित किया और 32 मिनट के संबोधन में उन्होंने दो बड़े ऐलान किए। पहला ऐलान ये कि सभी राज्यों को अब केंद्र की तरफ से मुफ्त वैक्सीन दी जाएगी। राज्यों को इसके लिए पैसे खर्च नहीं करने होंगे। सबको टीकाकरण की सारी जिम्मेदारी केंद्र की होगी। और दूसरा ऐलान ये कि देश के 80 करोड़ लोगों को नवंबर यानी दीपावली तक मुफ्त राशन दिया जाएगा। यानी एक तरफ वैक्सीन पॉलिसी और इस पर हो रही पॉलिटिक्स को साधने के प्रयास और दूसरी तरफ गरीबों की भावनाओं को साधने का प्रयास। पीएम के संबोधन में क्या संकेत थे, कितनी राजनीति थी, पीएम का वैक्सीन वाला पावर पॉइंट क्या है, ये आज विस्तार से समझिएगा। इसके अलावा एक बड़ी खबर यह है कि सरकार की तरफ से कोविड के इलाज की नई गाइडलाइंस आ गई हैं। आइवोमेक्टिन, डॉक्सी, डेक्सामेथासोन और HCQ जैसी दवाओं और जिंक और मल्टीविटामिन को अब कोरोना मरीजों के पर्चे से आउट कर दिया गया है। आपके आसपास मौजूद तमाम डॉक्टरों के पर्चे का विश्लेषण हमने कुछ समय पहले किया था। तब हमने अंतर्राष्ट्रीय मानकों की कसौटी पर भारत में हो रहे इलाज को परखा था। ऐसे में आज कोविड इलाज के नए फॉर्मूले में आपकी दिलचस्पी जरूर होगी। इसकी पूरी जानकारी के लिए बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। इसके अलावा दिल्ली के एम्स में बच्चों पर वैक्सीन के ट्रायल की शुरुआत हो गई है। आज दिल्ली के साथ साथ पटना और नागपुर से इस ट्रायल की इनसाइड स्टोरी आपको दिखाएंगे। बच्चों पर वैक्सीन का असर कैसा है और आपके बच्चों को सुरक्षित करने का प्लान इस ट्रायल पर किस हद तक निर्भर है, यह भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बच्चे सुरक्षित रहेंगे तो आप निश्चिंत रहेंगे। और शुरू में ही आपको एक्स्ट्रा खबरदार भी कर देते हैं। इंटरनेट के संसार की बड़ी कंपनियों पर जब कार्रवाई होती है तो पूरी दुनिया की नजर उस दिशा में घूम जाती है। फ्रांस की एंटी ट्रस्ट अथॉरिटी ने आज गूगल पर ऑनलाइन विज्ञापन के बिजनेस में अपनी ताकत का दुरुपयोग करने के लिए 220 मिलियन यूरो यानी 1940 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। गूगल अपनी कुछ ऐसी नीतियों में बदलाव करेगा जिनसे वो खुद को ज्यादा फायदा पहुंचाता था। लेकिन खबरदार में सबसे पहले बात वैक्सीन नीति की, जिसे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से बदलकर वही कर दिया जो नीति अप्रैल तक चल रही थी। इसमें अब फिर से वही होगा कि वैक्सीन की पूरी खरीद केंद्र करेगा और राज्यों का काम सिर्फ टीकाकरण का होगा। राज्यों को अब वैक्सीन की खरीद नहीं करनी होगी, जो उनके लिए बहुत टेढ़ा काम लग रहा था। इसी पर खूब राजनीति हो रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री ने आज बड़ा फैसला करके इस राजनीति को एक झटके में खत्म कर दिया। आज ये निर्णय लिया गया है कि राज्यों के पास वैक्सीनेशन से जुड़ा जो 25% काम था, उसकी जिम्मेदारी भी भारत सरकार उठाएगी। ये व्यवस्था आने वाले 2 सप्ताह में लागू की जाएगी। पीएम का ये बड़ा ऐलान केंद्र सरकार की वैक्सीन नीति पर वो यू टर्न है जो इस वक्त बहुत जरूरी भी था और सरकार के लिए मजबूरी भी था, क्योंकि वैक्सीन की खरीद पर राज्य हाथ खड़े कर चुके हैं। वो लगातार कह रहे थे कि वैक्सीन केंद्र ही खरीदे और इसे राज्यों को बांटे। उधर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठा दिए थे कि वैक्सीन नीति पहली नजर में मनमानी और तरकीन लगती है और अदालतें इस पर मूक दर्शक नहीं हो सकती, क्योंकि किसी को मुफ्त टीका मिल रहा है तो किसी को भुगतान करना पड़ रहा है। वैक्सीन की एक कीमत नहीं है। 18+ का टीकाकरण राज्यों के भरोसे क्यों छोड़ दिया गया? कई हफ्ते से इन सवालों, इस पर सियासत और बड़े टकराव के बीच आखिरकार प्रधानमंत्री सामने आए और साफ कर दिया कि वैक्सीन पर अब पुरानी नीति ही चलेगी। 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75% हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरीदकर राज्य सरकारों को मुफ्त देगी। यानी देश की किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीन पर कुछ भी खर्च नहीं करना होगा।
अब वैक्सीन की खरीद केंद्र के ही हवाले होगी, खर्च भी केंद्र सरकार उठाएगी। हालांकि 25% हिस्सा प्राइवेट अस्पतालों को मिलता रहेगा, लेकिन वो भी एक डोज की निर्धारित कीमत से 150 रुपए एक्स्ट्रा ही ले सकेंगे। जो व्यक्ति मुफ्त में वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते, प्राइवेट अस्पताल में वैक्सीन लगवाना चाहते हैं, उनका भी ध्यान रखा गया है। देश में बन रही वैक्सीन में से 25% प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल सीधे ले पाए, ये व्यवस्था जारी रहेगी। प्राइवेट अस्पताल वैक्सीन की निर्धारित कीमत के उपरांत एक डोज पर अधिकतम 150 रुपये ही सर्विस चार्ज ले सकेंगे। इसकी निगरानी करने का काम राज्य सरकारों के पास ही रहेगा। अब राज्यों को वैक्सीन की खरीद और खर्च पर नहीं, सिर्फ टीकाकरण पर ध्यान देना होगा। अप्रैल तक यही नीति चल भी रही थी, लेकिन ये नीति बाद में बदल गई, तो इसमें एक बड़ी गलती राज्यों की भी थी। 16 जनवरी से शुरू होकर अप्रैल महीने के अंत तक भारत का वैक्सीनेशन कार्यक्रम मुख्यतः केंद्र सरकार की देखरेख में ही चला। सभी को मुफ्त वैक्सीन लगाने के मार्ग पर देश आगे बढ़ रहा था। देश के नागरिक भी अनुशासन का पालन करते हुए अपनी बारी आने पर वैक्सीन लगवा रहे थे। इस बीच कई राज्य सरकारों ने फिर कहा कि वैक्सीन का काम डिसेंट्रलाइज किया जाए और राज्यों पर छोड़ दिया जाए। 1 मई से राज्यों को 25% काम उनके हवाले कर दिया गया। उसे पूरा करने के लिए उन्होंने अपने अपने तरीके से प्रयास भी किए। इतने बड़े काम में किस तरह की कठिनाइयां आती हैं, ये भी उनके ध्यान में आने लगा। उनको पता चला मई में 2 सप्ताह बीतते बीतते कुछ राज्य खुले मन से ये कहने लगे कि पहले वाली व्यवस्था ही अच्छी थी। धीरे धीरे इसमें कई राज्य सरकारें जुड़ती चली गई। वैक्सीन का काम राज्यों पर छोड़ा जाए, जो इसकी वकालत कर रहे थे उनके विचार भी बदलने लगे। लेकिन राज्यों को भी समझ में आ गया कि वैक्सीन खुद से खरीदना आसान नहीं, और केंद्र को भी समझ में आ गया कि कोई भी टकराव मिशन वैक्सीनेशन का ब्रेकर बनेगा। इसलिए इस टकराव का अंत करना जरूरी है। केंद्र सरकार ने ये व्यवस्था भी बनाई है कि हर राज्य को कुछ सप्ताह पहले ही बता दिया जाएगा कि उसे कब कितनी डोज मिलने वाली है। मानवता के इस पवित्र कार्य में वाद विवाद और राजनीतिक छींटाकशी से ऐसी बातों को कोई भी अच्छा नहीं मानता है। ये बात सबको समझनी होगी कि वैक्सीन जैसे मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये मुद्दा नहीं, देश का मिशन है, जिसमें जल्द से जल्द और हर हाल में सबको टीका लगवाना अब सरकारों की जिम्मेदारी है। आज तक ब्यूरो। पीएम के इस बड़े फैसले में एक बड़ी बात यह भी है कि प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीन की मनमानी कीमत पर कंट्रोल होगा, क्योंकि पीएम ने कहा है कि खरीद की निर्धारित कीमत के बाद प्राइवेट हॉस्पिटल्स प्रति डोज 150 रुपए ही एक्स्ट्रा सर्विस चार्ज के तौर पर ले सकते हैं। वैक्सीन कंपनियों से केंद्र को कोविशील्ड की एक डोज 150 रुपए में मिल रही है, जबकि राज्य को 300 रुपए में और प्राइवेट अस्पतालों को 600 रुपए में मिल रही है। कोवैक्सीन की एक डोज केंद्र को 150 रुपए की, जबकि राज्यों को 400 रुपए की और प्राइवेट अस्पतालों को 1200 रुपए की मिलती है। लेकिन प्राइवेट अस्पतालों में एक टीके की अधिकतम कीमत तय नहीं है। कहीं कोविशील्ड 800 रुपए में लगती है, कहीं उसी कोविशील्ड का एक टीका 1800 रुपए में भी लग रहा था, कहीं कहीं 2 से 3 गुना कीमत ली जा रही है। कोवैक्सीन पर भी यही हाल है, जो कोविशील्ड से भी महंगी है। लेकिन अब वैक्सीन के बेस प्राइस से 150 रुपए ज्यादा ही लिए जा सकते हैं।
कोवैक्सीन अधिकतम 1350 रुपए और कोविशील्ड अधिकतम 750 रुपए में ही लगाई जाएगी। इससे ज्यादा पैसे नहीं लिए जा सकते। अब केंद्र सरकार ने जब फिर से पूरी जिम्मेदारी ले ली है तो वैक्सीनेशन पर उस टारगेट को भी देखना होगा जिसमें दिसंबर तक सबको टीका लगाने की बात कही गई थी। इस टारगेट को पूरा करने के लिए सरकार का रोड मैप क्या है, इसके बारे में हमें एक्सक्लूसिव जानकारी मिली। अब तक करीब 23 करोड़ 28 लाख डोज दी जा चुकी हैं। इसको मिलाकर अनुमान यह है कि 31 जुलाई तक 53 करोड़ 60 लाख वैक्सीन डोज की सप्लाई हो जाएगी। इसमें जून की 12 करोड़ डोज और जुलाई की 16 करोड़ डोज शामिल हैं। इसके बाद अगस्त से दिसंबर तक का अनुमान यह है कि सीरम इंस्टीट्यूट से करीब 50 करोड़ डोज, भारत बायोटेक से करीब 38 करोड़ डोज, बायोलॉजिकल ई की करीब 30 करोड़ डोज उपलब्ध होंगी। साथ ही कैडिला की 5 करोड़ डोज, स्पुतनिक वी की 10 करोड़ डोज को मिलाकर करीब 133 करोड़ डोज अगस्त से दिसंबर तक मिलेंगी। इसमें फाइजर और मॉडर्ना जैसी कंपनियों की वैक्सीन शामिल नहीं है, जिनसे अभी बातचीत चल रही है। भारत की 18 प्लस से ज्यादा की कुल आबादी 94 करोड़ है और सरकार का टारगेट है कि दिसंबर तक 187 करोड़ डोज उपलब्ध हो जाएं। प्रधानमंत्री ने भी आज अपने संबोधन में यही बताया कि वैक्सीन की सप्लाई तेज होगी। देश में 3 और वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। दूसरे देशों से भी वैक्सीन खरीदी जा रही है। बच्चों की 2 वैक्सीन पर भी ट्रायल चल रहा है। नेजल वैक्सीन पर रिसर्च की जा रही है। पिछले काफी समय से देश लगातार जो प्रयास और परिश्रम कर रहा है, उससे आने वाले दिनों में वैक्सीन की सप्लाई और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। आज देश में 7 कंपनियां विभिन्न प्रकार की वैक्सीन का प्रोडक्शन कर रही है। 3 और वैक्सीन का ट्रायल भी एडवांस स्टेज पे चल रहा है। वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ाने के लिए दूसरे देशों की कंपनियों से भी वैक्सीन खरीदने की प्रक्रिया को तेज किया गया है। इधर हाल के दिनों में कुछ एक्सपर्ट्स द्वारा हमारे बच्चों को लेकर भी चिंता जताई गई है। इस दिशा में भी 2 वैक्सीन का ट्रायल तेजी से चल रहा है। अभी देश में एक नेजल वैक्सीन पर भी रिसर्च जारी है। इसे सिरिंज से न देकर नाक में स्प्रे किया जाएगा। देश को अगर निकट भविष्य में इस वैक्सीन पर सफलता मिलती है तो इससे भारत के वैक्सीन अभियान में और ज्यादा तेजी आएगी। पीएम ने आज के संबोधन में विपक्ष को भी नहीं बख्शा। उन्होंने यह ऐलान तो किया कि राज्यों को केंद्र सरकार ही वैक्सीन खरीदकर फ्री में देगी, लेकिन इससे पहले यह बताने से नहीं चूके कि राज्यों ने जो जिम्मेदारी खुद केंद्र से मांगी थी वो जिम्मेदारी पूरा करने में राज्य कैसे नाकाम रहे। लेकिन पीएम के संबोधन और वैक्सीन नीति पर बड़े फैसले के बाद विपक्ष भी हमले कर रहा है। प्रधानमंत्री आज भी अपने मुंह मियां मिट्ठू बने रहे। अब केवल इतना ही बदलाव आया है कि 50% की बजाय 75% वैक्सीन उत्पादन भारत सरकार खरीदेगी। मोदी जी ने ये अभी भी कर दिया कि 25% वैक्सीन प्राइवेट सेक्टर खरीदेगा। उनका एक ही मकसद आरंभ से रहा है, कहीं न कहीं झूठ और भ्रम की राजनीति करना। और बड़े दुख के साथ हमें कहना पड़ रहा है, जब भी देश में अच्छा होता है, अगर कोरोना की संख्या आज कम हो रही है, आज कहीं न कहीं हिंदुस्तान अच्छा कर रहा है, वैक्सीन सबको मुफ्त मिल रहे हैं, उसमें भी कांग्रेस पार्टी को परेशानी हो रही है क्योंकि उनकी राजनीतिक दुकान बंद हो रही है। अंततः सुप्रीम कोर्ट की डांट खाने के बाद केंद्र सरकार होश में आई है, अपनी कुंभकर्णी निद्रा से जागी है और फाइनली केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की डांट खाने के बाद अब ये कदम उठाया है। इस कदम का स्वागत है। देर आए दुरुस्त आए। संकीर्ण राजनीति से प्रधानमंत्री हमेशा ऊंचा सोचते हैं, देश का सोचते हैं, और इसलिए पहले जब राज्यों ने कहा कि हमें विकेंद्रीकरण के आधार पर हम कुछ मात्रा में टीका खरीदी करेंगे और देंगे, तो उन्होंने हाँ कहा था।
लेकिन जब 15 दिन के बाद सभी राज्यों को अनुभव आया और उन्होंने कहा नहीं आप ही करिए, तो वो निर्णय किया। ये संघ राज्य भावना को मजबूत करने वाला प्रधानमंत्री जी का दूरदर्शी कदम है। जो अब 25% प्राइवेट सेक्टर के लिए उपलब्ध करा दिया, ये नागरिक जाने, अगर वो प्राइवेट में लगाना चाहते हैं तो एक अलग व्यवस्था उनने कंपनियों के लिए कर दी है कि वहां से खरीदो महंगा, और जो महंगा लगाना चाहें निजी संस्थाओं में वो लगा लें। लेकिन ये भी मेरे हिसाब से कम होना चाहिए। देश में इतने भी अमीर नहीं हैं जिनको 25% में खरीद के लगाना पड़े। मैक्सिमम ये होना चाहिए 10%। हम सब आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कि उन्होंने आज राज्यों की इस समस्या का समाधान भी किया है और 18 से ऊपर के प्रत्येक नागरिक को मुफ्त में वैक्सीन की घोषणा करके 21 जून से इसे देश के अंदर लागू करने के लिए आज पूरे देश को प्रधानमंत्री जी ने आश्वस्त किया है। जिस तरह से राज्यों को वैक्सीन नहीं दिया जा रहा था, राज्य लगातार कह रहे थे कि पैसे ले लो, वैक्सीन दे दो, दे नहीं पाए। और सबसे बड़ा सवाल सुप्रीम कोर्ट ने खड़ा किया कि आपने 35,000 करोड़ रुपए केंद्रीय बजट में पार्लियामेंट से मंजूरी ली, तो पैसे कितने खर्च हुए? वैक्सीन की कीमत राज्यों की और केंद्र सरकार की अलग क्यों है? केंद्र सरकार क्यों नहीं ये कर सकती? जिस तरह से आपत्ति जताई गई, केंद्र सरकार को एफिडेविट सादर करने के लिए कहा गया, उसी को लेके प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया है। तो राज्य सरकारें जिनमें विपक्ष की सरकार है, वो केवल और केवल राजनीति कर रही थी, वो आपदा में राजनीति का अवसर ढूंढ रही थी। तो ये सरकारें, कांग्रेस, खासकर कांग्रेस के नेता आज जो वैक्सीन की बात कर रहे हैं, यदि इस देश में वैक्सीन को लेकर जनता को गुमराह करने का काम किया तो वो किसने किया? कांग्रेस के नेताओं ने किया। महामारी आने के 1.5 साल बाद भी कोरोना की कोई दवा नहीं है। डॉक्टरों ने वायरस को खत्म करने के लिए सिस्टम में मौजूद उन तमाम दवाओं का इस्तेमाल किया जिनके कोरोना पर कारगर रहने की उम्मीद थी। लेकिन महामारी के दौर में कोरोना ने तेजी से अपना रूप बदला और दवाएं धाराशायी होती गई। अब भारत में डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज ने कोरोना की नई दवाओं को लेकर प्रोटोकॉल और गाइडलाइंस बदल दिए हैं। यानी डॉक्टरों के पर्चे में अब तक जो दवा लिखी जा रही थी उनमें बदलाव हुआ है। कई दवाओं को अब इलाज में इस्तेमाल न करने की सलाह दी गई है। इससे पहले भारत में डॉक्टरों ने जिन दवाओं को पर्चे पर लिखा, उन्हें लेकर बार बार सवाल भी उठे। हालांकि डॉक्टर नीतियों के अनुसार ही दवाएं लिखते हैं, इसीलिए केंद्रीय नीति भी तेजी से अपडेट होनी चाहिए। अगर कोई शख्स कोरोना संक्रमण का शिकार हुआ तो डॉक्टर के शब्द उसके लिए ब्रह्म वाक्य से कम नहीं होते। कोरोना से बुरी तरह डरा मरीज तुरंत ही पर्चे पर लिखी दवाओं का सेवन शुरू कर देता है। भारत में ज्यादातर मरीजों को इस बात की जानकारी ही नहीं होती कि दुनिया के कई देशों के एक्सपर्ट्स ने उनके पर्चे पर लिखी दवाओं को कोरोना के लिए बेअसर माना है और वो इलाज की गाइडलाइन से बाहर हो चुकी है। दुनिया के कई देशों ने कोरोना की दवा को वक्त के साथ बदला, पर भारत में ये बदलाव तेजी से अपडेट नहीं हुए। अब जब कोरोना की दूसरी लहर थोड़ी थमती दिख रही है, तब डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज यानी DGHS ने नई गाइडलाइन जारी करके कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाली कई दवाइयों को बंद कर दिया है। DGHS की नई गाइडलाइन के मुताबिक हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, आइवरमेक्टिन, डॉक्सीसाइक्लिन, डेक्सामेथोसेन, जिंक और मल्टीविटामिन को पर्चे से आउट कर दिया गया है। जिन मरीजों में कोरोना के लक्षण नजर नहीं आते या हल्के लक्षण हैं, उन्हें किसी भी तरह की दवाई लेने की जरूरत नहीं है। वो पॉजिटिव सोच और अच्छे खान पान से ठीक हो जाएंगे। DGHS की गाइडलाइन में बिना लक्षण वाले मरीजों के लिए CT स्कैन जैसे टेस्ट भी गैर जरूरी बताए गए हैं। मॉडर्न मेडिसिन का एक सिद्धांत है, दवा के बारे में ये कहा जाता है, मिनिमम नंबर ऑफ मेडिसिन्स at the minimum effective dose for the minimum required duration, जिसका मतलब है जितना ही कम दवा दिया जाए उतना ही अच्छा है, क्योंकि बहुत सारी बीमारी अपने आप ठीक हो जाता है, सिर्फ इनको सपोर्टिव ट्रीटमेंट देना है। भारत में बहुत से लोग मान रहे हैं कि रेमडेसिविर से कोरोना मरीजों की जान बच सकती है। भारत में डॉक्टरों ने पर्चे में रेमडेसिविर खूब लिखी। DGHS की गाइडलाइन में रेमडेसिविर के बारे में दिशा निर्देश दिए गए हैं।
रेमडेसिविर का इस्तेमाल सिर्फ अस्पताल में भर्ती गंभीर मरीजों पर ही किया जाना चाहिए। डॉक्टरों को सलाह दी हुई है कि रेमडेसिविर के इस्तेमाल में बेहद सतर्क रहें। इसके साथ ही डीजीएचएस ने टॉसिलिजुमैब का इस्तेमाल भी गंभीर मरीजों पर ही करने को कहा है। सवाल उठ रहे थे कि क्या भारत में डॉक्टर के पर्चे में स्टेरॉइड की मात्रा सही है? क्या कोरोना के इलाज के लिए भारत में मरीजों पर जरूरत से ज्यादा स्टेरॉइड का इस्तेमाल हुआ? इस पर भी डीजीएचएस ने नए दिशा निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, स्टेरॉइड केवल अस्पताल में भर्ती मरीजों को ही दिया जाना चाहिए। स्टेरॉइड का उपयोग सही समय पर, सही खुराक में और सही अवधि तक देना बहुत जरूरी है। हर एक मेडिसिन को एक इफेक्ट होती है और उसके साथ साइड इफेक्ट भी होती है, और बहुत सारे दवा देने से साइड इफेक्ट होने का चांस बढ़ जाता है। इसलिए साइंटिफिक ट्रीटमेंट गाइडलाइंस में बहुत कम मेडिसिन देने का लिस्ट किया जाता है। अब हमारे देश में बहुत सारे गाइडलाइंस होते हैं और डॉक्टरों की आशा यह है कि सारे गाइडलाइंस एक साथ मिल जाए और साइंटिफिक तरीके का ट्रीटमेंट कंटिन्यू किया जाए। लेकिन डीजीएचएस की नई गाइडलाइंस और आईसीएमआर की गाइडलाइंस में अंतर भी देखा जा रहा है। जो दवाएं डीजीएचएस की लिस्ट से बाहर की गई हैं, वो अब भी आईसीएमआर की वेबसाइट पर दिख रही हैं। इससे भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। भारत में अभी जरूरत है हमें एविडेंस आधारित मेडिकल गाइडलाइंस बनाने की, साथ में उनका इस्तेमाल बढ़ाने की भी जरूरत है। कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि कोविड-19 के ट्रीटमेंट में जो हुआ उससे एक संभावना है कि देश में एंटी माइक्रोबियल के खिलाफ रेसिस्टेंस डेवलप हो जाए, जिससे अन्य बीमारियां पैदा हो सकती हैं। डीजीएचएस की वेबसाइट में 27 मई को ही ये सारे नए गाइडलाइंस डाल दिए गए थे। सवाल ये है कि 10 दिन बीत चुके हैं, लेकिन मंत्रालय ने इसकी सूचना अभी तक नागरिकों को नहीं दी है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के गाइडलाइंस भी अभी तक नहीं बदले गए हैं। ऐसे में कंफ्यूजन जारी रहता है। डॉक्टर जो पर्चे लिख रहे हैं, उनका आधार है सरकार की गाइडलाइंस। लिहाजा अगर इस पर कोई भ्रम है तो तुरंत दूर करना चाहिए। WHO समेत दुनिया के कई देशों ने कोरोना के बदलते स्वरूप के मुताबिक दवाओं को बदला है और ऐसे बदलाव भारत में भी तेजी से होने चाहिए। मुमकिन है कि कई मरीजों को भारत में इस्तेमाल हो रही ऐसी दवाओं से तत्कालिक फायदा हुआ हो, जिनका इस्तेमाल WHO रोक चुका है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इलाज की गाइडलाइंस को महामारी के बदलते स्वरूप के हिसाब से तेजी से अपडेट न किया जाए। ये बहुत जरूरी है कि भारत के लोग कोविड के इफेक्ट के साथ साथ इसके इलाज के साइड इफेक्ट से भी बच सकें। दिल्ली से स्नेहा मोरदानी के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना की पहली लहर और दूसरी लहर में न सिर्फ वायरस के लक्षण बदले, बल्कि वो पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर भी हुआ। जाहिर है इसी हिसाब से वायरस को रोकने और बीमारी का मैनेजमेंट करने की नीति भी बदली। कोरोना की पहली लहर में मरीजों को एंटीबायोटिक, पैरासीटामोल टैबलेट, विटामिन सी और जिंक दिया गया। तब बहुत कम डॉक्टरों ने आइवरमेक्टिन दवा का इस्तेमाल किया था। मलेरिया के इलाज में इस्तेमाल होने वाली हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन भी दी गई थी। जो मरीज गंभीर थे उन्हें प्लाज्मा थेरेपी दी गई। कोरोना की दूसरी लहर ज्यादा संक्रामक और मारक रही। इसमें डॉक्टरों ने आइवरमेक्टिन का प्रयोग पहली लहर के मुकाबले ज्यादा किया। मल्टीविटामिन दिए गए, पैरासीटामोल टैबलेट के साथ साथ स्टेरॉइड का इस्तेमाल बढ़ा दिया गया। आपको यहां यह भी जानना चाहिए कि भारत में जो दवाएं पर्चे पर लिखी गई, उन दवाओं पर बार बार सवाल उठे। कई दवाओं को WHO ने इस्तेमाल करने पर अपनी आपत्ति जताई। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन को लेकर WHO ने जून 2020 में ही गाइडलाइन जारी की थी और कहा था कि यह दवा कोरोना मरीजों पर इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। वहीं भारत में कोरोना की रामबाण दवा मानी जा रही रेमडेसिविर को लेकर WHO ने नवंबर 2020 में कहा था कि इससे कोरोना ठीक होने के वैज्ञानिक सबूत नहीं है। जबकि आइवरमेक्टिन को लेकर मार्च 2021 में WHO ने कहा कि इसका इस्तेमाल कोविड मरीजों पर न करें। कुल मिलाकर बात यह है कि रिसर्च के अनुसार जो संकेत मिल रहे हैं, उनसे होने वाले बदलाव और तेजी से होने चाहिए। कोरोना की तीसरी लहर कब आएगी ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन एक्सपर्ट ये जरूर बता रहे हैं कि इस बार वायरस का हमला बच्चों पर हो सकता है। यही वजह है कि देश में बच्चों के वैक्सीन पर कई शहरों में ट्रायल शुरू हो चुका है। आज दिल्ली के एम्स अस्पताल में 12 से 18 साल के बच्चों को ट्रायल के तौर पर कोवैक्सीन देने की शुरुआत हुई। इससे पहले पटना और नागपुर में भी ट्रायल शुरू हो चुके हैं। ये बिल्कुल शुरुआती कोशिश है, लेकिन एक्सपर्ट बता रहे हैं कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो 6 से 9 महीने में बच्चों के लिए भी स्वदेशी वैक्सीन देश में ही तैयार हो सकती है।
बच्चे स्कूल नहीं जाते, बच्चे मॉल नहीं जाते, पार्क जाना बंद है, खेल कूद घर की चारदीवारी तक सीमित है। कोरोना का संक्रमण जब जब तेज होता है तो बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं और घर में कैद रहने को मजबूर हो जाते हैं। आशंका है कि तीसरी लहर का टारगेट बच्चे होंगे और उम्मीद है कि बच्चों को सुरक्षित रखेगी वैक्सीन। दिल्ली के एम्स से अच्छी खबर आई है, वहां बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल शुरू हुआ है। एम्स में होने वाले ट्रायल में 525 बच्चे शामिल हैं। इन्हें 3 समूहों में बांटा गया है। पहले ग्रुप में 12 से 18 साल के 175 बच्चे हैं, दूसरे ग्रुप में 6 से 12 साल के 175 बच्चे हैं और तीसरे ग्रुप में भी 175 बच्चे 2 से 6 साल की उम्र के हैं। इन सभी को कोवैक्सीन की पहली और दूसरी डोज दी जाएगी। पहली डोज आज और दूसरी डोज 28 दिन बाद दिया जाएगा। पहले दिन 25 से 30 बच्चों को एम्स में स्क्रीनिंग के लिए बुलाया गया है। दिल्ली एम्स के इस क्लिनिकल ट्रायल की जिम्मेदारी डॉक्टर संजय राय संभाल रहे हैं। आज तक ने उनसे ट्रायल की पूरी प्रक्रिया समझी। जो क्लिनिकल ट्रायल का प्रोसेस फॉलो होता है, सेम प्रोसेस फॉलो होगा। मैं पहले भी जब एडल्ट की बात हो रही थी कि साइंस से कहीं कंप्रोमाइज नहीं होगा, वह सेम प्रोसेस यहाँ भी फॉलो होगा। जो अभी मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये देखने के लिए कि बच्चों के लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि कोई सेफ वैक्सीन अवेलेबल है या इफेक्टिव वैक्सीन अवेलेबल है कि नहीं, वह मेन उद्देश्य है। बच्चों को वही वैक्सीन दी जा रही है जो बड़े लेते हैं। इसमें यह देखा जाएगा कि बच्चों पर क्या असर होता है। कोरोना से लड़ने के लिए शरीर में एंटीबॉडी कितने दिनों में बनती है, वैक्सीन बच्चों के लिए कितना सुरक्षित है। बच्चों में वैक्सीन इफेक्टिव का बात है वो हमें नहीं पता, सेफ है कि नहीं हमें नहीं पता। उसके लिए ही ये ट्रायल्स हो रहे हैं। ट्रायल करने का उद्देश्य होता है सेफ्टी और इम्यूनिसिटी के बारे में जानना, एफिकेसी के बारे में जानना कि सेफ है वैक्सीन कि नहीं और इफेक्टिव है कि नहीं, ये जानना। जो सेम वैक्सीन एडल्ट में डिमॉन्स्ट्रेट हो चुका है कि सेफ भी है और इफेक्टिव भी है, लेकिन बच्चों के लिए आइडिया नहीं है, तो ट्रायल्स उसी के लिए हो रहे हैं। रिजल्ट आने के बाद ही इस पे कुछ कहा जा सकता है। सीरो सर्वे के मुताबिक ऐसा नहीं है कि अब तक पहली लहर और दूसरी लहर में कोरोना से बच्चे संक्रमित नहीं हुए। आंकड़ों के मुताबिक वयस्कों से ज्यादा बच्चों में संक्रमण फैला, लेकिन बच्चों में मजबूत इम्यूनिटी की वजह से कोरोना बहुत असर नहीं दिखा पाता। हालांकि आशंका है कि तीसरी लहर में वायरस ज्यादा ताकत से हमला करेगा, इसलिए हमारी तैयारी भी ज्यादा होनी चाहिए। होस्ट मतलब बच्चे, होस्ट का मतलब बच्चे हैं, क्या इन्फेक्टेड नहीं हुए हैं? अगर नहीं हुए हैं तो आ सकता है, बहुत ही बड़ा वेव आ सकता है। जो भी हमारे एविडेंसेस हैं, जो भी सीरो सर्वे से ही हम एविडेंस जनरेट करते हैं, वो ये बताते हैं कि एडल्ट से कहीं भी कम बच्चे इन्फेक्ट नहीं हुए, ज्यादा ही इन्फेक्ट हुए। मैं दिल्ली की बात करूं, दिल्ली में करीब 51% एडल्ट इन्फेक्टेड थे, बच्चे करीब 54-55% थे। नेशनल लेवल सर्वे ICMR ने किया था, 24% एडल्ट थे, 24.2% के आसपास थे, और आपके जो है बच्चे जो है 27% के आसपास थे। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, देश में 2 और शहरों में बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल किया गया है। रविवार को नागपुर के मेडिटेरियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में 41 बच्चों को भारत बायोटेक की कोवैक्सीन लगाई गई। 3 जून को पटना के एम्स में 3 बच्चों को कोवैक्सीन की पहली डोज ट्रायल के तौर पर दी गई थी। शनिवार को 7 और बच्चों को वैक्सीन दी गई। पटना में जिन 3 बच्चों को वैक्सीन दी गई थी, उनकी सेहत अच्छी है। अभी तक वो तीनों बच्चे बिल्कुल स्वस्थ हैं, उनको कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं हुआ है। तो अभी तो बहुत अर्ली है, अभी 3 बच्चों का ही हम फॉलो अप कर रहे हैं और बाकी आप देख रहे हैं आज से मतलब और भी बच्चों को हम आगे देंगे और उनको फॉलो अप करते रहेंगे और जैसे जैसे रिपोर्ट आएगी वैसे वैसे हम बताते रहेंगे। यहाँ में ये भी समझना चाहिए कि इस ट्रायल में बच्चों का चयन कैसे होता है। ट्रायल के लिए इच्छुक बच्चे ही प्रोग्राम में इनरोल किए जाते हैं। बच्चों के माता पिता से इसकी इजाजत ली जाती है। बच्चों की जांच की जाती है कि वो इस ट्रायल के पैमाने पर खरे उतरते हैं या नहीं, फिर उन्हें वैक्सीन दी जाती है। पहला डोज होने के बाद 28वें से 30 दिन के बीच में उन्हें सेकेंड डोज दिया जाएगा। इस बीच उनका प्रोटोकॉल के हिसाब से उनकी जांचें, उनका टेलीफोनिक इंटरव्यू एज वेल एज हॉस्पिटल में विजिट और इसका कंटिन्यूस मॉनिटरिंग होगा। ये मॉनिटरिंग में हमें कुछ साइड इफेक्ट्स या कॉम्प्लिकेशंस नजर आते हैं तो वो रिपोर्टिंग होगी और ये सेकेंड फेज का ट्रायल जैसे ही खत्म होगा इसका रिपोर्ट DCGI के पास जाएगा। इंडियन वैक्सीन भी तैयार हो जाएगी जो बच्चों के लिए सेफ हो, जिसके ऊपर सारी स्टडी करी गई है।
तो ये आने वाले टाइम में मेरे को लगता है कि बच्चों के लिए भी वैक्सीन आ जाएगी। दूसरे फेज के बाद तीसरे फेज का ट्रायल होगा, जिससे बच्चों के लिए वैक्सीन को मंजूरी मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। सरकार का दावा है कि दिसंबर 2021 तक सभी वयस्कों को वैक्सीन लग जाएगी, मगर बच्चों का वैक्सीनेशन भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि कोई नहीं जानता तीसरी लहर की सटीक टाइमिंग क्या होगी और इसका असर कितना होगा। पटना में रोहित कुमार सिंह, नागपुर में योगेश पांडे और दिल्ली में मिलन शर्मा के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, आज तक। भारत बायोटेक अपनी कोवैक्सीन का बच्चों पर ट्रायल शुरू कर चुका है। फाइजर से भारत की बातचीत भी एडवांस स्टेज में है। अगर उसे मंजूरी मिलती है तो बच्चों का टीका भारत में भी जल्द उपलब्ध हो सकता है। लेकिन बच्चों की वैक्सीन लाना आसान नहीं होता है। बच्चों की वैक्सीन के साथ कुछ बड़ी चिंताएं जुड़ी हुई हैं। पहली चिंता तो साइड इफेक्ट्स की है। बच्चों में बड़ों की तरह के साइड इफेक्ट्स देखने को मिले हैं। हालांकि बच्चों में रिएक्शन ज्यादा है क्योंकि उनका इम्यून रिस्पॉन्स बड़ों से ज्यादा है। अमेरिका में बच्चों में बड़ों के मुकाबले ज्यादा बुखार देखा गया। बच्चों की डोज में वैक्सीन की मात्रा का सवाल भी है। अमेरिका में बच्चों को दी जा रही फाइजर वैक्सीन में बड़ों और बच्चों को समान मात्रा में वैक्सीन दी जा रही है, यानी 30-30 माइक्रोग्राम की 2 डोज। हालांकि बड़ों और बच्चों को अलग मात्रा देने पर मॉडर्ना का रिसर्च अभी जारी है। बच्चों का शरीर विकसित हो रहा होता है, ऐसे में वैक्सीन से बढ़ते बच्चों की सुरक्षा की चिंता बड़ी है। अब तक का रिसर्च बता रहा है कि बढ़ते शरीर में वैक्सीन से एंटीबॉडी तैयार करने का नुकसान नहीं होता। अमेरिका के सीडीसी ने कोरोना के साथ साथ अन्य वैक्सीनेशन प्रोग्राम को जारी रखने पर रजामंदी दी है। बच्चों को वैक्सीन देने के मामले में अमेरिका सबसे आगे है। अमेरिका में मई से ही 12 से 18 साल के बच्चों को कोरोना के टीके दिए जा रहे हैं। वहां 67,27,000 से ज्यादा बच्चों को कोरोना के टीके लग चुके हैं। कनाडा में भी 18 साल से नीचे के कम से कम 6 लाख बच्चों का वैक्सीनेशन हो चुका है। इटली में 12 से 15 साल की उम्र के बच्चों के टीकाकरण को मंजूरी मिल चुकी है। इसके अलावा जर्मनी में 12 से 16 साल के बच्चों के टीकाकरण की शुरुआत हो गई है। फ्रांस 12 साल से ऊपर के बच्चों के लिए 15 जून से वैक्सीनेशन शुरू करेगा। ब्रिटेन में 12 से 15 साल के बच्चों के लिए फाइजर के टीके को इजाजत दे दी गई है। यूएई में 12 से 15 साल के बच्चों को फाइजर के टीके लगने शुरू हो गए हैं। सिंगापुर ने भी 12 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन प्रोग्राम 1 जून से शुरू किया है। इसके अलावा जापान में 12 साल से ऊपर के बच्चों को फाइजर की वैक्सीन का अप्रूवल दे दिया गया है। अब आप अपने मोबाइल से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकेंगे। सोमवार को आयकर विभाग ने नया यूजर फ्रेंडली पोर्टल लॉन्च किया। इसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऐप भी लेकर आ रहा है। इसमें मिनटों में आईटीआर तो फाइल हो ही जाएगी, साथ ही रिफंड भी तुरंत प्रोसेस हो पाएगा। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना अब चुटकियों का काम रह गया है। साथ ही रिटर्न भरने के बाद हाथों हाथ ही रिफंड की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। ये मुमकिन हुआ है आयकर विभाग की नई वेबसाइट के लॉन्च होने के बाद। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी ने 7 जून को नया पोर्टल www.incometax.gov.in लॉन्च कर दिया है, जिसके जरिए टैक्स फाइल करना बेहद आसान हो गया है। सीबीडीटी 18 जून से एक नया टैक्स पेमेंट सिस्टम भी शुरू करने जा रहा है। पोर्टल के बाद आयकर विभाग मोबाइल ऐप भी लाएगा, जिससे टैक्स पेयर्स आयकर विभाग की तमाम सुविधाओं की जानकारी हासिल कर सकेंगे। ई फाइलिंग को और भी आसान बनाने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नई वेबसाइट में कई नए फीचर्स जोड़े हैं। साथ ही टैक्स पेयर्स की सुविधा के लिए ऑटोमेटिक फीचर्स को शामिल किया गया है, जिससे जल्दी रिफंड मिल सकेगा। नए ई फाइलिंग पोर्टल का मकसद करदाताओं को सुविधा और आधुनिक अनुभव मुहैया कराना है। नया पोर्टल ज्यादा यूजर फ्रेंडली है, जिसमें कई नए फीचर जोड़े गए हैं। इनमें शामिल है तुरंत रिफंड के लिए नया फीचर। आयकर विभाग से फॉलो अप का सारा अपडेट सिंगल विंडो पर दिखेगा। करदाताओं की मदद के लिए सवालों के साथ मुफ्त आईटीआर सॉफ्टवेयर उपलब्ध होगा। प्रोफाइल को अपने पेशे और इनकम के हिसाब से अपडेट कर सकेंगे। करदाताओं के सवालों का जवाब देने के लिए कॉल सेंटर भी होगा। साथ ही ऐप के आ जाने के बाद मोबाइल से भी आईटीआर फाइल करना मुमकिन हो जाएगा। नए और आसान सिस्टम को लाने का मकसद करदाताओं के लिए टैक्स रिटर्न फाइलिंग को आसान बनाना है। इसके साथ ही ज्यादा से ज्यादा टैक्स पेयर्स को जोड़ने का काम भी नया पोर्टल करेगा। इससे सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा और लोगों के लिए भी टैक्स सिस्टम में एंट्री करना आसान हो जाएगा। आज तक ब्यूरो।
कोरोना की दूसरी लहर ने शहरी इलाकों के साथ ही ग्रामीण इलाकों में भी जमकर कहर बरपाया है। नीति आयोग का दावा है कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर खास असर नहीं होगा, लेकिन इलाज में ग्रामीणों की मोटी रकम खर्च हुई है। साथ ही शहरों से गांव जाने वाली रकम घटी है, उससे ग्रामीण डिमांड में कमी आने की आशंका है। कोरोना की दूसरी लहर से जारी आर्थिक नुकसान का असर 7 जून को देश के कई राज्यों में हुए अनलॉक से कम होना शुरू हो जाएगा। इसके बावजूद अभी कुछ राज्यों में लॉकडाउन जारी है, लिहाजा अर्थव्यवस्था को पटरी पर आने में वक्त लग सकता है। इस बीच बड़ी खबर आई है ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लेकर। नीति आयोग ने भरोसा जताया है कि कोविड-19 की दूसरी लहर के असर से देश के कृषि सेक्टर पर खास असर नहीं होगा। नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद का मानना है कि ग्रामीण इलाकों में संक्रमण मई में फैला है और उस समय कृषि से जुड़ी गतिविधियां बेहद कम हो जाती हैं। मई में किसी फसल की बुआई और कटाई नहीं होती, केवल कुछ सब्जियों और ऑफ सीजन फसलों की खेती होती है। मार्च अप्रैल के मध्य तक कृषि गतिविधियां चरम पर होती हैं और इसके बाद इनमें कमी आती है। मानसून के आने के साथ कृषि गतिविधियां फिर जोर पकड़ती हैं। ऐसे में अगर मई से जून के मध्य तक मजदूरों की कमी होती भी है तो कृषि क्षेत्र पर खास असर नहीं होगा। नीति आयोग का मानना है कि ग्रामीण इलाकों में कोरोना मई में फैला है। ऐसे में इस बात की आशंका बेहद कम है कि कृषि की विकास दर पर कोई खास असर होगा। आरबीआई गवर्नर ने भी बेहतर मानसून के सहारे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तेजी बरकरार रहने का भरोसा जताया है। Rural demand is expected to remain strong as forecast of a normal monsoon bodes well for sustaining its buoyancy going forward. The increased spread of COVID-19 infections in rural areas, however, pose downside risks. Taking all these factors into consideration, real GDP growth is now projected at 9.5%. लेकिन इस भरोसे के बावजूद कुछ कारण ऐसे हैं जिनकी वजह से ग्रामीण डिमांड में कमी का खतरा बना हुआ है। दरअसल शहरी क्षेत्रों से अब गांवों को लोग कम पैसा भेज पा रहे हैं। ऐसे में ग्रामीण इलाकों के लोगों के पास खर्च करने के लिए कम पैसा होगा, जिससे ग्रामीण मांग में गिरावट आ सकती है। जानकारों का मानना है कि भले ही खेती बाड़ी को ज्यादा नुकसान न हुआ हो, लेकिन इलाज में तो ग्रामीणों का पैसा खर्च हुआ ही है। ऐसे में अब वो बाकी खर्चों में कटौती करेंगे, जिससे ग्रामीण डिमांड कमजोर होगी। कृषि की जो उपज है उस पर तो कोई प्रभाव नहीं होने वाला और गांव की जो अर्थव्यवस्था है उस पर भी ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा खर्चों की वजह से। हाँ, ये जरूर है कि सेंटिमेंट्स पर फर्क पड़ा है। पहले गांव के लोग कोरोना से अप्रभावित थे, अब कोरोना का एक डर लोगों के मन में बना है। हालांकि शहरी क्षेत्रों में कोविड-19 के मामले बढ़ने की वजह से मजदूरों ने ग्रामीण इलाकों का रुख किया है। ये श्रमिक आमदनी के लिए कृषि क्षेत्र में काम करने को तैयार हैं। इससे भी कृषि का उत्पादन बेअसर रहने की उम्मीद है। साथ ही सभी जगह कृषि बाजार सामान्य तरीके से काम कर रहा है और कृषि क्षेत्र से आमदनी कायम है। आज तक ब्यूरो। खबरदार में आज के लिए इतना ही, लेकिन कहीं भी कभी भी सबसे तेज खबरों को देखने के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं आज तक का मोबाइल ऐप या फिर लॉग ऑन कर सकते हैं www.aajtak.in पर। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।